A very good evening to all of you. My name is Rishabh, and in today's video, we are starting a rapid revision series for your UPSC CSC Prelims 2026 using our own thematic notes. Your UPSC Prelims is just around the corner, and theme based revision is a very good way to move forward for your syllabus coverage. For those who are listening to me for the very first time, let me give you a brief introduction about myself. I have appeared for all of my 6 UPSC CSC attempts, qualified all 6 prelims, and have appeared for 3 UPSC CSC interviews. In this video, we are starting with the polity subject, and your 3 topics for today's video are making of the Constitution, preamble of the Constitution, and salient features of the Constitution. So let's start the video. So in the making of the Constitution, there has to be some kind of body to make a constitution, and in our case वो बॉडी कौन सी थी? वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बॉडी थी, इसका आइडिया वाज गिवन इन 1934 बाय कम्युनिस्ट थिंकर एम.एन. रॉय. ये 1934 वाली जो आपकी टाइमलाइन है दैट इज इंपॉर्टेंट. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है 1940 का ऑगस्ट ऑफर, जहां पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार फॉर्मली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया था. इसके बाद आपकी 1946 की कैबिनेट मिशन प्लान में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन वाज डिसाइडेड. So talking about the composition of constituent assembly, 389 was the total strength, जो आपकी पूरी स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर अ यूनाइटेड इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, विच वॉज 389. आउट ऑफ 389, 93 जो प्रिंसली स्टेट्स थे और 289 वेयर द ब्रिटिश प्रोविंसेस. These were the provinces. And out of the 296 British provinces, 4 were chief commissioner provinces और 292 were governors provinces. अब सीट अलॉटमेंट की बात अगर करें हम इसमें, तो 1 सीट पर मिलियन पॉपुलेशन थी. 10 लाख की पॉपुलेशन पे 1 सीट. और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर, तो इसमें मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल की जो कैटेगरीज हैं, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी सीट्स जो हैं एलोकेट होती थी. इलेक्शन मोड की बात करें तो इलेक्शन मोड वाज इनडायरेक्ट. आपके एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स. इट इज रॉन्ग. दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स. ठीक है, वो आपके प्रोविंशियल असेंबली के जो लेजिस्लेटर्स थे उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते थे. एंड व्हाट वाज द वोटिंग सिस्टम? राइट नाउ आपके जो लोकसभा का वोटिंग सिस्टम है, इट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. But in case of Constituent Assembly, it was not first past the post system, it was proportional representation. Please do understand that the 93 seats for the princely states, they were not doing any kind of elections because election के साथ monarchy का coexist करना was very difficult. तो यहाँ पे जो 93 seats हैं, they are nominated. ये कुछ इलेक्शन के रिजल्ट हैं, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट द मेजोरिटी. 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स की हैं वो वैकेंट रह गई क्योंकि दे बाइकॉटेड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस. अब वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसकी बात करें अगर, तो 9 दिसंबर 1946 को इट स्टार्टेड इट्स फर्स्ट सिटिंग और मुस्लिम लीग हैड आल्सो बाइकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिटिंग्स. अब इसमें की अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो वी फॉलोड द कन्वेंशन ऑफ अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट लेजिस्लेटर एज द प्रोविजनल चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जैसे आज के टर्म में, आज के डेट में हम क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट होता है. जब भी कोई न्यू आपकी लोकसभा सेशन स्टार्ट होता है या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन स्टार्ट होता है, सो प्रोटेम स्पीकर इज देयर. जस्ट लाइक दैट वी हैड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज द प्रोविजनल चेयरपर्सन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. Who was the elected chairperson? Who was the elected chairman? None other than our the own president of independent India, Dr. Rajendra Prasad. हमारे पास 2 वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इसमें.
जो पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है एच.सी. मुखर्जी एंड द सेकंड वन इज डॉक्टर वी.टी. कृष्णमाचारी। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था 1947 का, विच मेड इट अ सॉवरेन बॉडी। प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट जस्ट लाइक पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज देयर विथ आवर ओन पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट संसद के साथ जैसे सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, सिमिलरली वी हैव सॉवरेन बॉडी like constituent assembly could frame any constitution as it pleased and could abrogate or modify any British law. This is very important. They had the absolute power to remove any previously legislated statute or any law by the British Indian assemblies. ठीक है, please do understand they existed in dual mode. They existed in constituent body and they also existed as a legislative body. और वो अल्टरनेट डेज पे, सेपरेट डेज पे दे यूज टू फंक्शन, सेपरेट डेज पे दे यूज टू फंक्शन एज वंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कभी एक बार वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह फंक्शन करते थे और सेकेंड टाइम दे यूज टू फंक्शन एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। द डिफरेंस इज क्लियर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डिबेट। और ऑन द अदर साइड जो आपके ऑर्डिनरी लॉज बनाने हैं, जो और लॉज बनाने हैं, बजट पास करना है और भी जो थीम्स हैं, उसके लिए आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी बनी थी। देख लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद हैं, और जीवी मावलंकर जो हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही बॉडी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी सिट करती थी तो उसके प्रेसिडेंट थे जीवी मावलंकर। 26 नवंबर 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया था और यहां पे आपका ड्राफ्टिंग हो चुकी थी। इसी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, अब देखो एंट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड मुस्लिम लीग मेंबर्स। तो इसमें क्या है कि अप्रैल 28 1947 को 6 प्रिंसली स्टेट्स, उसके बाद जब माउंटबेटन प्लान आता है तब जो और बचे हुए प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ कि पाकिस्तान के एरिया से जो प्रोविंशियल मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था, दे ऑल लेफ्ट। ठीक है, तो 389 से हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 299। ठीक है, मतलब 90 जो सीट्स थी वो चली गई, उसमें से 296 से 229 हो गई प्रोविंसेस की और 93 से 70 हो गई प्रिंसली स्टेट्स की। अब इसके अलावा कुछ अदर फंक्शंस हैं, इसको थोड़ा एक ब्रीफ तरीके से समझ लो। बिफोर या आपका बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग। ये एक बात रिमेंबर रखो करो कि इंडिपेंडेंस के पहले ही आपका नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन जुलाई 22nd 1947। देन केम द आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर द फाइनल पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका मई 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ नेशंस की जो है मेंबरशिप ले ली थी। इसके बाद ऑन 24th of January 1950, 2 days before our country became a republic, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली पास हुआ था। हमारे यहाँ 3 चीजें हुई, पहला नेशनल एंथम, देन नेशनल सॉन्ग एंड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, विच वॉज नन अदर देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 3 चीजें हुई हमारे यहाँ। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे यहाँ हुई। फर्स्ट वन वॉज नेशनल एंथम, सेकेंड वन वॉज नेशनल सॉन्ग, थर्ड वन वॉज प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये इसकी पूरी टाइमलाइन है। आप इस टाइमलाइन से समझ सकते हो कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जर्नी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जर्नी क्या है। इसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज दी हुई हैं आपके पीवाईक्यूज में, एक बार कमिटीज पूछा भी है, एक बार क्या 2-3 बार पूछा है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज अगर आप देखना चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑब्वियसली द चेयरपर्सन वाज नन अदर देन फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, इसके अलावा स्टेट्स कमेटी वाज आल्सो विथ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो स्टेट्स की कमेटी थी दैट वाज आल्सो विथ जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी वॉज विथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल अडॉप्शन जो हुआ, इसकी सीट्स दी हुई हैं।
हमारे प्रियम्बल में ये डेट भी नोटेड है 26 नवंबर 1949 विच इज द अडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको 2 महीने बाद पोस्टपोन करके 26 जनवरी 1950 को पास किया गया, बिकॉज 26 जनवरी वॉज आवर पूर्ण स्वराज डे। ठीक है, इट वॉज आवर पूर्ण स्वराज डे वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना स्टांस चेंज किया था, डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज की बात की थी पहली बार। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट 2 पार्ट में हुआ है। पहले पार्ट में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जिनके बिना स्ट्रक्चर हमारे पूरे स्टेट का एक बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता, वो सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको रखा गया 26 नवंबर 1949 में, जिसमें आपको स्टार्टिंग लग सकते हैं सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं इसमें। ठीक है, सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा और भी काफी आर्टिकल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 में फुल इन्फोर्समेंट होता है, और इसको बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट, इसी को सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे की तरह। ठीक है, और इसके ही इनेक्टमेंट के साथ जो इससे पहले एक्ट पास हुए थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों रिपील कर दिए गए। अब इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। एलिफेंट जो है हमारा ऑफिशियल सील है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे वो सर BN राव थे हमारे। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एज डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, बट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वाज डॉक्टर सर BN राव। ओके, अब इसमें पूछा है हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें हम, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 58th अमेंडमेंट से 1987 ने एक आर्टिकल इंसर्ट किया था जिसने हिंदी वर्जन प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर पूछा जाए कि क्या हिंदी वर्जन इज ऑल्सो द ऑफिशियल वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यस, हिंदी वर्जन इज ऑफिशियली एक्सेप्टेड। ओके, अब इसके अलावा देखिए यूपीएससी से रिलेटेड सम ऑफ द पीवाईक्यूज दैट दे हैव आस्क्ड, कौन कौन से हैं। 2002 में एक क्वेश्चन था, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मेंबर्स। ये पूछ रहा है नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। क्या राइट ऑप्शन होगा इसका? राइट ऑप्शन होगा इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसमें देखिए, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ओरिजिनली इन बंगाली। दीज आर ऑल क्वेश्चंस, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए, हमने पढ़ा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे हमारे सरदार पटेल। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट्स की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, यू गो थ्रू इट। ठीक है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर directly elected by the people of the provinces, nominated by the Indian National Congress, elected by the provincial legislative assemblies, and selected by the government for their expertise and constitutional matters। आपको एक बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, दे वेयर इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, दे वेयर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स। ये इलेक्ट किसको कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आपके मेंबर्स को। और इनका इलेक्शन कैसे हो रहा है? डायरेक्टली इलेक्टेड। ऑल्दो उस वक्त यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग राइट्स नहीं थे, दे वेयर बेस्ड अपॉन 3 पैरामीटर्स, आई थिंक प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड सम अदर। ठीक है, 3 पैरामीटर्स के ऊपर ये बेस्ड थे। सेकेंड पार्ट, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, प्रीएम्बल क्या है? इज द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज कॉल्ड द प्रीफेस। आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, तो उसमें एक प्रीफेस लगा होता है जो आपकी बुक की समरी देता है और बुक का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता है कि ये बुक किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा गया है। सिमिलरली प्रीएम्बल का भी यही काम है, जो कि आउटलाइन करता है आइडियल्स, फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं इसको, डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ने बोला है। देखो, टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल वी ऑलरेडी नो,
अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्रियम्बल की। देखो इसका ओरिजिन जो है दैट इज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ योर 1946 जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, इट वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद एडॉप्शन, ये सारी चीजें आपको पता है। ड्राफ्टिंग ऑफ द प्रियम्बल, देखो ड्राफ्टेड एंड फाइनलाइज्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दैट यू ऑलरेडी नो। प्रियम्बल अडॉप्टेड अलोंग विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। इसकी कुछ इन्फोर्समेंट डेट, अब इसको एक बात ध्यान देना कि इट केम इन द सेकेंड राउंड, जो आपकी सेकेंड राउंड पे इन्फोर्समेंट हुई है ना, इन द टॉप सेक्शन वी हैव स्टडीड दैट टू पार्ट्स में आपकी इन्फोर्समेंट हुई है, दैट इज पार्शियल इन्फोर्समेंट और जो फुल इन्फोर्समेंट होती है 26 ऑफ जनवरी, यहीं पे आपका प्रियम्बल भी इन्फोर्स होता है, अडॉप्ट होता है। ओके, प्रियम्बल की बात करते हैं आगे। इसके लिए 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जहां पे 42nd अमेंडमेंट ने एस एस और आई ये तीन चीजें डाली थी, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये तीन आपके वर्ड्स ऐड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए तीन केसेस बने थे, बेरूबरी यूनियन, केशवानंद भारती एंड एलआईसी ऑफ इंडिया केस। देखो बेरूबरी यूनियन में क्लियरली बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन केशवानंद भारती में उस चीज को रिपील कर दिया गया, स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज लीगल वैल्यू। लीगल वैल्यू बोली, ठीक है। 1995 में जो एलआईसी ऑफ इंडिया केस हुआ, उसने क्लियर बोला कि इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट बताया है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इसमें आप एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बात हो गई, ठीक है, this has been talked about, but what about your preamble being preamble being justiciable, मीन्स अगर कोर्ट में हम प्रियम्बल के वॉयलेशन को लेकर जाएं तो वो जस्टिफाई हो सकता है कि नहीं, उसके ऊपर कोर्ट एक्ट कर सकता है कि नहीं। तो केशवानंद भारती में कोर्ट ने क्लियरली बोला कि प्रियम्बल इज नॉट जस्टिशिएबल एक्सेप्ट द बेसिक फीचर्स प्रेजेंट। बेसिक फीचर्स क्या है? केशवानंद भारती में एक डॉक्ट्रिन इमर्ज हुआ था जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें आपका जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कोर फीचर्स हैं, उनको अमेंड नहीं कर सकता। तो अगर उसी कोर फीचर्स के कुछ फीचर्स आपके प्रियम्बल में हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का सेक्युलर शब्द आपके प्रियम्बल में है, इसको अगर अमेंड किया जाता है तो यहां पे आपका स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय द वॉयलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अब देखो, इट सर्व्स 4 पर्पसेस, 4 पर्पस है इसके। पहले क्या बताता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल। अथॉरिटी कौन है सोर्स की? पीपल। नेचर ऑफ स्टेट बताता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हो। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पे जो लीडर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकुलर का मतलब होता है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट लाइक रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात होती है, रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन सेकुलरी इक्वली। इसके बाद सोशलिस्ट की बात होती है जहां पे स्टेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपके जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर कंट्रोल रखता है, और इक्वालिटी अमंग द पीपल की बात होती है। सॉवरेन का मतलब होता है स्टेट हैज ऑल द पावर्स टू टेक डिसीजन विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, मतलब फॉरेन अफेयर्स को भी ऑपरेट कर रहा है और इंटरनल अफेयर्स को भी ऑपरेट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स वी ऑलरेडी नो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, और एडॉप्शन डेट आपको पता है 26 ऑफ नवंबर 1949, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डे की। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने समझा रखी हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, ठीक है, दैट वी हैव ऑल डिस्कस्ड अबाउट। सॉवरेन में एक चीज देख लो, यहाँ पे सॉवरेन में वो चीजें भी देखो, बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली ये चीजें तो हैं ही। इसके अलावा सॉवरेन में एक और चीज होती है विच इज पार्ट्स टू बी ऑक्युपाइड बाय इंडिया इन फ्यूचर। ठीक है, जो टेरिटरीज इंडिया ऑक्युपाई करेगा फ्यूचर में, उसके लिए भी इंडिया जो है टोटली सॉवरेन है।
let us suppose India occupies some part of like some island which is in dispute with a neighboring country. ठीक है, अगर इंडिया उसको ऑक्युपाई कर लेता है, दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, और इंडिया के पास सॉवरेन पावर होगी उस पर्टिकुलर आइलैंड के लिए लॉ बनाने की। ठीक है, सोशलिस्ट की बात अभी हमने बता दी, जैसे यहां पे वेल्थ और रिसोर्सेज को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और एवरी सिटीजन हैव एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको पता है। गांधी जी ने हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की थी, जहां पे लीडर्स तो इलेक्टेड होंगे, बट जो स्टेट है दे विल एक्ट इन सच ए वे दैट इक्विटी बेस्ड जो है आपका डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव और इक्विटी बेस्ड ग्रोथ हो। अब ये डायमेंशंस के अलावा अब इसमें टाइप ऑफ सोशलिज्म, यू डोंट हैव टू डू दिस। They have asked once that what is common between Gandhian socialism and Karl Marx socialism. So both wanted, जो मार्क्स का सोशलिज्म है एंड गांधीयन सोशलिज्म है, बोथ वांटेड क्लासलेस सोसाइटी एज एन एंड रिजल्ट। ठीक है, गांधी जी ऑल्सो वांटेड क्लासलेस सोसाइटी, एंड मार्क्स वाज talking about the revolution by the lower classes against the higher classes, social revolution to overthrow and form the people's state। तो मार्क्स ने इसकी बात की थी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सेक्युलर का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड फेयरली। ठीक है, एवरी रिलीजन हैज, एवरी इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। ये आपके फंडामेंटल राइट्स में कवर होगा। इंडिया का पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करें तो इंडिया जो है, स्टेट जो है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मेंटेन करता है। इन केस ऑफ वेस्टर्न सोशलिज्म जो स्टेट है इट मेंटेन्स अ टोटल सेपरेशन। वेस्टर्न जो आपका सेकुलरिज्म है उसमें टोटल सेपरेशन किसके किसके बीच में होता है, स्टेट और चर्च मतलब रिलीजन के बीच में। और इन केस ऑफ इंडिया प्रिंसिपल डिस्टेंस, जिसके लिए वी यूज द टर्म सर्व धर्म सम भाव, विच मीन्स एवरी रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और अगर कोई रिलीजन हमारे इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है देन स्टेट कैन इंटरवीन। ओके, इसमें डेमोक्रेटिक का मतलब है कि द सॉवरेनिटी रिसाइड्स विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहां पे वोट करने का अधिकार है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, जो कि आर्टिकल 326 में कवर होता है। अब देख लो इंडिया, इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जहां पे सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि रेफरेंडम होता है, प्लेबिसाइट होता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज आपकी यूरोप की हैं जहां पे आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। इन केस ऑफ इंडिया द क्लोजेस्ट मॉडल इज ग्राम सभा मॉडल, वेयर यू कैन सी द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे पीपल जो हैं वो अपॉइंट करते हैं अपने एमपी एमएलएस को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो जो है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल दे गवर्न द कंट्री, जो कि इंडिया में फॉलो होता है। रिपब्लिक की बात करें तो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, और अपनी पावर जो है वो डिराइव करता है पीपल से, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ हेरिडिटी। जैसे मोनार्की में क्या होता था, वो हेरिडिटरी पावर थी, जहां आप रॉयल ब्लड है आपका, आप रॉयल्टी में पैदा हुए हो तो आप किंग और क्वीन बन सकते हो। यहां पे पीपल डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें आपको पता है, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स में आई एम गोइंग टू कवर। लिबर्टी, ठीक है, इट इज आई एम गोइंग टू कवर। यहाँ पे किसकी किसकी लिबर्टी है, थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, विचारधारा की यहाँ पे आपके पास लिबर्टी है। बिलीफ एंड फेथ, वट एवर योर बिलीफ्स आर बोथ इन सेक्युलर एंड रिलीजियस फील्ड्स, यू आर गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड। और आपका फ्रीडम ऑफ वर्शिप। इसके बाद पोजिशन ऑफ प्रियम्बल की बात करें तो वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखो, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर और लिमिटेशन। द प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनी पावर और लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। मींस आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि प्रियम्बल का जो है वॉयलेशन हुआ है, इस वजह से वी हैव टू स्ट्राइक डाउन दिस अमेंडमेंट। जो भी हमने हमारी पार्लियामेंट ने, इफ पार्लियामेंट पासेस एन अमेंडमेंट एंड कोर्ट एंड यू आर ऑब्जेक्टिंग इट दैट, आपने जो अमेंडमेंट पास किया है टू द प्रियम्बल, अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल जो है अगर कोई पास होता है बाय द पार्लियामेंट, देन यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट नहीं जा सकते उसके लिए, अनलेस
अनलेस इट इज फॉर बेसिक फीचर। ओके, आपका कोई बेसिक स्ट्रक्चर का कोई बेसिक फीचर जो है वायलेट ना हो रहा हो तब तक कोड जाने का कोई मतलब नहीं है। अब इसके कुछ पीवाईक्यूज हैं। इसमें जैसे पहला पीवाईक्यू है कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स, द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये आगे के चैप्टर्स को मिक्स कर दिया है, बट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 अपीयरिंग स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स मेजरली टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस एंड डीपीएसपी टॉक्स अबाउट सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। तो जहां भी डीपीएसपी दिखे प्लस प्रियम्बल में आपको पता ही है जस्टिस तीन तरह की है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो ये बी ऑप्शन होगा। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज, क्या है इम्प्लीकेशन इक्वालिटी इन सोसाइटी की? कंपटीशन है, प्रिविलेज है, रिस्ट्रेंट है या आइडियोलॉजी है? इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज नहीं होता, ठीक है, एब्सेंस ऑफ, ओके, एब्सेंस ऑफ, तो किसका एब्सेंस होगा? प्रिविलेजेस का। ऑल्दो ये टोटली एब्सेंट नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास प्रिविलेजेस हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास, एमपीज के पास, एमएलएस के पास प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द आर्टिकल्स फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड ऑन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखो कौन कौन सी चीजें एम्बॉडीड नहीं है। लिबर्टी ऑफ फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ हमने पढ़ा था। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, बी इज द राइट ऑप्शन। The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? Supreme Court का statement है, the preamble reflects the mind of the constitutional forefathers, constitution makers. Okay. Other than fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India refers to the principles and provisions of the यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? ये यूएन का डिक्लेरेशन है, इसी के आधार पे आपके फंडामेंटल राइट्स भी फ्रेम्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। In which part of the constitution are fundamental rights phrased? Do tell me which part. देखो इसमें क्या क्या है, प्रियम्बल दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया है और फंडामेंटल ड्यूटीज दिया है। तो इनमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे आपके? क्या 1 एंड 2, क्या 1 2 3 तीनों होंगे? इसमें 1 एंड 2 होंगे, ठीक है। What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? तो देखो ये जो SSI जोड़े गए हैं बाद में 1942 अमेंडमेंट, 42 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 का, तो वहां पे सोशलिस्ट सेकुलर जोड़े गए हैं शब्द और इंटीग्रिटी। तो इसमें सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एचडीआर याद रखो। आपकी आईएमएफ की करेंसी होती है, आईएमएफ का एक मतलब एक्सचेंज मैकेनिज्म है एचडीआर, उसे याद रखो, ठीक है। और क्वेश्चंस भी हैं। सीएपीएफ का एक क्वेश्चन है 2021 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट? कि टर्म सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ओरिजिनली। अच्छा, ऐसा नहीं था तो सेकुलर नहीं था, विच इज मतलब ये तो करेक्ट हो गया। इसने पूछा है नॉट करेक्ट। द प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर तो है, तो ये करेक्ट हो गया। बेसिक फीचर्स है सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर, और सेक्युलर वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। बाय इटसेल्फ द प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। यस, अपने से इन्फोर्सिएबल नहीं है। जब आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हो तभी इन्फोर्सिएबल है, तभी वो कोर्ट में लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस, ठीक है। कैन नॉट बी, यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए कैन बी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो पॉजिटिव ही बोलेगा, और जहां पे लैंग्वेज थोड़ी सी भी ऊपर नीचे है, विच इज नॉट वेरी क्लियर, लैंग्वेज इज नॉट क्लियर, प्रियम्बल इज यूज्ड फॉर लीगल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करो तो पहले जानो कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द होल वर्ल्ड। कितने ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? 395, ठीक है। 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। और इस समय 460 प्लस आर्टिकल्स हैं बिकॉज ऑफ द 100 प्लस अमेंडमेंट्स। तो न्यू आर्टिकल्स जो हैं वो एड ऑन होते जा रहे हैं। और 25 पार्ट्स हैं, इसमें +3 हो गया और इसमें शेड्यूल्स में +4 हो गया, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट ने देखो क्या किया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बुलाते हैं।
जैसे कि इसने प्रियम्बल में ये SSI ऐड किया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात हो रही है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपके, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिसमें से 10 जो है वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। 10 ऑफ द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड ऑन बाय द फंडामेंटल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट दिया है। इट इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द लोकल बॉडीज। जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस है लोकल बॉडीज का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। पहले भी वो एग्जिस्ट करते थे, बट नाउ दे वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 73rd में पंचायत और 74th में योर अर्बन लोकल बॉडीज। देखो मल्टीपल सोर्सेज देख लो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका पेरेंट सोर्स, ठीक है। पेरेंट सोर्स क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहां से क्या क्या लिया गया है? फेडरल स्कीम ली गई है, जो हमारा फेडरेशन बना है, जहां पे हम क्या बोलते हैं आर्टिकल 1 में, यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये यूनियन ऑफ इंडिया वाली जो बात है, ये फेडरल स्कीम यहां से ली गई है। ऑफिस ऑफ गवर्नर यहां से लिया गया है। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये यहीं से उठाया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस, ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी प्रोविजंस यहां से लिया गया है, ठीक है। उसका प्रोसीजर जो है और सारी चीजें जो है यहां से नहीं ली गई है, आगे बताऊंगा कहां से ली गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो हमारी, उसका जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है हमारा, लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट का ही कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो पार्लियामेंट में जो लॉ बनाने की जो प्रोसीजर है वो भी ऑब्वियसली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जाएगा। बाई कैमरलिज्म, इस बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है 2 हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। इसके बाद रिट्स की जो बात है, देखिए इंपॉर्टेंट है, रिट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। दिमाग में बैठा लीजिए, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 जो आपका रिट्स है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस की बात है वो सब कहां से ली गई है? आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटिश में क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हाउसेस को? जैसे एक हाउस क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो लॉर्ड्स के पास तो प्रिविलेजेस होगा ही। तो ये लॉजिक से याद रखो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, तो प्रिविलेज होगा, और वो प्रिविलेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में वहीं से आया है। यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, आप जो आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट दिया गया है उसकी बात। इंपीचमेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, जो जजेस का रिमूवल होता है, इंपीचमेंट होता है, वो कॉन्सेप्ट यहीं से आया। तो जुडिशरी से रिलेटेड चीजें ज्यादातर कहां से आ रही हैं? फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आपका जो आर्टिकल 63 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है? यूएस से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखें तो डीपीएसपी आए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर ऑफ स्टेट पॉलिसी। नॉमिनेशन टू राज्यसभा आया है। नॉमिनेशंस टू राज्यसभा कितने, कौन नॉमिनेट करता है राज्यसभा में? प्रेसिडेंट। कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी मेंबर्स आर गेटिंग नॉमिनेटेड। इसके अलावा आपका मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, आपका प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका जो मेथड है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। प्लीज डू रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट का जो आपका इलेक्शन है, इट इज डन इन एन इनडायरेक्ट वे, ठीक है। आपके जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे इलेक्ट योर प्रेसिडेंट, और इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन की जो व्यवस्था है, जो प्रोविजन है, हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसके लिए बोला गया था यूनिटरी बायस है इंडिया में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी बायस है, बिकॉज यहाँ पे सेंटर बहुत स्ट्रांग है। रेसिड्यूरी पावर्स, आर्टिकल 248 में पार्ट 7, आर्टिकल 248 शेड्यूल 7 की 3 लिस्ट होती हैं। ये कौन सी होती है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें नीचे एक और जो इन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स बच जाते हैं वो रेसिड्यूरी पावर्स में आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट कनाडा से आया है। और रेसिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर रहेगा, प्लीज डू रिमेंबर।
गवर्नर्स अपॉइंटमेंट बाय सेंटर, गवर्नर अपॉइंट सेंटर करता है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किसके लिए है? आर्टिकल 143 में है, टू द प्रेसिडेंट। ये किसके लिए होती है? प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है सुप्रीम कोर्ट ऑन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी कॉन्करेंट लिस्ट आई है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आया है कि ऑल अराउंड द इंडियन टेरिटरी आप कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है वो ट्रेड कर सकता है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, देखो ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट है, यहां से आया है। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां से देखो इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इमरजेंसी प्रोविजंस आर पर्टिकुलरली टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैपनिंग विच इज हैपनिंग अंडर आर्टिकल 358 एंड 359, तो ये 358 और 359 की जो बात है वो कहां से आ रही है? वो आ रही है आपके जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद अलावा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या आ रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज। सोवियत संघ क्या है? एक अथॉरिटेरियन स्टेट रहा है, यूएसएसआर या रशिया, और ऐसे केस में देयर इज नॉट जस्ट राइट्स, यहाँ पे ड्यूटीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन फ्रॉम हियर। जस्टिस के जो आइडियल्स आपके प्रियम्बल में जो 3 तरह की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिपब्लिकन आइडियल्स। देखो आपको बात बताऊं मैं, जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है इट इमर्ज फ्रॉम फ्रांस, ठीक है, और नेपोलियन वॉज वन ऑफ देम जो कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा प्रोनाउंस करता है। नेपोलियन जो फ्रेंच लीडर था ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, वो इस कॉन्सेप्ट को, रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट को बहुत प्रोनाउंस करता है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 3 बेसिक वैल्यूज हैं आपके प्रियम्बल में, ये यहीं से आती हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है। आपका आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, देखो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट, ठीक है, स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स से होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आ रहा है? आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एक बार वापस से रिमाइंड करा दूं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और राज्यसभा का जो इलेक्शन है, जो मेंबर्स का इलेक्शन है, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 21 प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। ये राइट टू लाइफ वाला आपका जो है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, उसके आगे लिखा रहता है। ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो आपके जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला गया है, इट इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब थोड़ा रिजिड है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है। देखो रिजिड बहुत अगर होगा तो क्या होगा? अमेंडमेंट्स की संख्या आपकी कम हो जाएगी, द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स विल डिक्लाइन। बट बहुत कम रिजिड होगा तो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो कोर फीचर्स है इट विल लूज। सो बेसिक स्ट्रक्चर जैसी डॉक्ट्रिन की रहने की वजह से इट इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की ओर देख लो एक बार, जस्ट हैव अ ग्लांस। 3 तरह के अमेंडमेंट हैं, देखो तीनों आर्टिकल 368 में सॉरी 2 इसमें से आर्टिकल 368 में डिस्क्राइब्ड हैं। द फर्स्ट वन विच इज नॉट covered under Article 368, it is for the simple majority of the parliament। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए यूज होता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, शेड्यूल्स में जो चेंज हैं उसके लिए फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स जो आर्टिकल 1 से 4 में कवर्ड है, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है। ये आर्टिकल 368 में नहीं है, ये फ्लेक्सिबल ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग के लिए है। जैसे तेलंगाना स्टेट का क्रिएशन हुआ था 2014 में, बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का क्रिएशन हुआ था। सेकंड देखो, ये दोनों आर्टिकल 368 में कवर्ड हैं। स्पेशल मेजोरिटी, देखो 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट और वोटिंग है उनका 2/3, ठीक है। तो अगर 550 लेटस से 540 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो इनका 2/3 जो है आपको चाहिए, इनका 2/3 चाहिए इन मेंबर का। और इसमें क्या है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है, जितने टोटल मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी चाहिए। ये किस तरह की मेजोरिटी है? हाफ मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब हाफ होता है। यूज फॉर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के अमेंडमेंट में हो। इसके अलावा स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये फेडरल प्रोविजंस के लिए होता है, फेडरल इश्यूज के लिए होता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो कि शेड्यूल 7 में दिया हुआ है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। जैसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था लैंड रिफॉर्म्स के लिए, तो इट वॉज यूजिंग द आर्टिकल 368(2),
विच इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब फेडरल स्कीम क्या है यूनिटरी बायस की? देखिए आर्टिकल 1 क्लियरली टॉक्स अबाउट दैट इंडियन इंडियन स्टेट is like Indian Union is a like indestructible union of destructible states. Indestructible union of destructible states. Okay, destructible states मतलब states boundary can be changed but the boundary of the union cannot be changed. ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट काट के अलग हो सकता है। ठीक है, अब यूनियन की बात देखो, स्टेट्स डू नॉट हैव पावर टू सिसीड, सिसेशन का पावर नहीं है, दे कैन नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन। ठीक है, द आइडिया ऑफ द कंट्री इज वन होल नॉट ए डील बिटवीन इक्वल यूनिट्स। देखो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कमिंग टुगेदर ऑफ स्टेट्स केम टुगेदर एंड फॉर्म द यूनियन, फेडरेशन बनाया था यूएस का। बट इन केस ऑफ इंडिया इट इज नॉट लाइक दैट, हियर वी एग्जिस्ट एज ए होल एंड देयर इज नो कमिंग टुगेदर। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं है कि प्रिंसली स्टेट्स आ गए और प्रोविंसेस आ गए, वी ऑलरेडी एग्जिस्टेड एज ए सिंगल एंटिटी। फेडरेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये सारी चीजें आपको पता है। सेंटर एंड स्टेट्स आर को इक्वल इन देयर स्फीयर्स। डुअल सॉवरेनिटी की बात होती है, मतलब अगर स्टेट अपने स्टेट के सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहां वो सॉवरेन है, और सेंटर अपने सेंटर की सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहां वो सॉवरेन है। बट कुछ एक्सेप्शंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट्स पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉन्फेडरेशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज स्टेट्स कम टुगेदर वॉलंटरली फॉर लिमिटेड पर्पसेस। यहाँ पे इस तरह का केस कहां देखने को मिलता है आपको, जहां पे सेंट्रल बॉडी बहुत वीक हो, पर इंडिया के केस में सेंट्रल बॉडी इज वेरी स्ट्रांग, सो कॉन्फेडरेशन देखने को नहीं मिलता। अब यूनिटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या क्या फीचर्स है, एक लेवल की स्ट्रांग गवर्नमेंट है, वो भी सेंटर की, स्टेट डिपेंड करते हैं सेंटर के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू स्टेट्स, स्टेट्स के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, किसी भी आर्टिकल में स्टेट्स के बारे में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है क्लियरली। ठीक है, सेंटर कैन चेंज स्टेट बाउंड्रीज। अब फेडरल सिस्टम देखो, तो दो लेवल का है, सेंटर स्टेट्स का, स्टेट्स हैव सेपरेट पावर्स। ठीक है, स्टेट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और सेंटर कैन चेंज स्टेट्स विदाउट प्रोसीजर, बिना प्रोसीजर के स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकता। इंडिया में फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस फॉलो होता है। अब इसके कुछ फेडरल फीचर्स देख लो, इंडिया के डुअल गवर्नमेंट है, पावर्स का डिवीजन है 7th शेड्यूल में, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन का मतलब देखो कोर्ट क्या बोलती है, अगर कोई चीज रिटन में है तो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए एविडेंस, ये एक एविडेंस की तरह प्रेजेंट है, जो स्टेट ने अगर आपके साथ इन ए फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिटीजन्स के साथ नेगोशिएट किया है, और अगर इसमें कुछ वायलेशन होता है तो यू कैन गो टू कोर्ट। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से स्टेट्स कैन गो टू कोर्ट एंड देयर इज ए बैलेंस ऑफ पावर, देयर इज ए बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, एक बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है सेंटर ऑफ और स्टेट्स के बीच में। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा जो कि एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, आप एक बात ध्यान देना, राज्यसभा जो है स्टेट्स से बना होता है, क्योंकि इसका इलेक्शन जो है वो स्टेट असेंबली के जो आपके एमएलएज होते हैं वो करते हैं। ठीक है, इनके मेंबर्स का। और एक बात ध्यान देना, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यूनिटरी फीचर्स की बात करें, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट्स के लिए, यूएस के केस में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग स्टेट्स का, सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस के केस में 2 सिटीजनशिप है, पाकिस्तान के केस में भी 2 सिटीजनशिप है। ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 1 आर्टिकल 312 में, 312 में। अगर ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है कि सेंटर अपॉइंट कर रहा है कुछ ऑफिसर्स को जो हम और आप बनना चाहते थे, आईएएस और आईपीएस। ठीक है, और ये स्टेट्स, इनको क्या मिलता है, स्टेट का कैडर मिलता है। तो ऑल इंडिया सर्विस तो है बट स्टेट में कैडर मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग सेंटर है, रेसिडुअरी पावर जो है सेंटर के साथ है, आर्टिकल 248 की इमरजेंसी की पावर्स दी गई हैं, सेंटर जो है सारी पावर को सेंट्रलाइज कर लेता है इमरजेंसी के दौरान। गवर्नर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को, एक्ट्स एज ए सेंटर्स एजेंट। ध्यान देना, गवर्नर जो है वो सेंटर का एजेंट का काम करता है स्टेट्स में। इस तरह सेंटर जो है वो स्टेट्स के ऊपर इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। ठीक है, और अमेंडमेंट्स देखो, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन ओनली बी डन बाय पार्लियामेंट, नॉट बाय स्टेट्स। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करो तो एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। देखो क्या है,
ये आपके कुछ एमपी सेलेक्ट इलेक्ट हुए, ठीक है। ये एमपीज कहाँ का इलेक्ट हुए, मान लो ये लोकसभा से, ये राज्यसभा से, ये एमपीज टोटल एमपीज हो गए आपके। अब इन एमपीज में से क्या बनाए जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब ये हो गया एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव इज गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव बन रहा है। तो इन दैट केस एग्जीक्यूटिव विल हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। तो यहां इसकी तरफ क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है जो कि यूके का मॉडल है। की फीचर देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट, नॉट राज्यसभा, नॉट पार्लियामेंट, नॉट राज्यसभा, बट क्लियरली लोकसभा। ओके, डुअल एग्जीक्यूटिव्स, ये आपको पता है, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जिसको बोलते हैं रबर स्टैंप, और प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव है, सारे पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें दो हाउसेस हैं, फ्यूजन ऑफ पावर्स है, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स मस्ट बी एमपी और बिकम एमपीज विद इन 6 months। अगर किसी को मिनिस्टर बना दिया गया है एंड दैट पर्सन इज नॉट एमपी इन एनी ऑफ द हाउस, ठीक है, देन ही और शी शुड बी इलेक्टेड विद इन 6 months, ठीक है, विद इन 6 months। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है जब उसका 5 साल का टर्म पूरा हो जाता है, ठीक है। जैसे 2024 में ये टर्म स्टार्ट हुआ है, 2029 में पूरा हो जाएगा, देन लोकसभा विल गेट डिसॉल्व, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात की जाए तो सिंथेसिस कैसे है, इसमें ना तो पार्लियामेंट ना तो जुडिशरी जो है सुप्रीम है। इंडिया के केस में ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है ना तो जुडिशरी सुप्रीम है, यहां पे सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा जुडिशियल देखो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कहां देखने को मिल रही है हमको यहाँ पे, जैसे कि आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये पार्लियामेंट कर सकता है, या फिर पार्लियामेंट कैन मेक अमेंड और रिपील एनी लॉ, आर्टिकल 245, ठीक है। जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट से आपको देखने को मिलती है, जो कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32, 136, 226 यहां देखने को मिलता है। सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाए तो आर्टिकल 5 से 11 में सिंगल सिटीजनशिप पार्ट 2 में प्रेजेंट है। एवरी इंडियन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, जैसे ही आप फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करते हो, जैसे ही आप फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करते हो, आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाती है, ओवर हो जाती है। जैसे ही एक्सेप्ट की फॉरेन कंट्री की आपने, आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो इट गेट्स रिपील्ड, ठीक है। नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो कि 18 ईयर्स एंड अबव के लिए ये आप राइट टू वोट है। और मैंने कहीं से बहुत महंगे वाले सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए थे, अनलिमिटेड प्रोग्राम होता है आंसर राइटिंग का, मैंने वो सब्सक्राइब किया एंड आई एग्जॉस्टिवली यूटिलाइज दैट रिसोर्स। सर एक प्लेटफॉर्म है कन्वर्ट आईएएस, जो उनके चेक होके रिव्यूज आते थे, मैं उनको बड़ी सीरियसली लेती थी। Convert IS, the timely and quality checking of Convert IS एक साइट आती है कन्वर्ट आईएएस करके। ConvertIS, I would recommend anyone to use this platform. मैंने 2 मेंस लिखे हैं, दोनों में ही मैंने कन्वर्ट आईएएस का इवैल्यूएशन ज्वाइन किया था। कन्वर्ट आईएएस को काफी रेगुलरली फॉलो किया था और काफी अच्छा फीडबैक उसमें, उससे काफी हेल्प हुई और काफी प्रॉम्प्ट रिप्लाई रिस्पॉन्स आया था। 24 आवर्स में मुझे चेकिंग मिल जाती थी। थैंक यू टीम कन्वर्ट आईएएस। मैंने दोबारा कन्वर्ट आईएएस में ही एनरोल किया था क्योंकि मैंने क्वालिटी मैंने पर्सनली देख रही थी कि टेस्ट सीरीज वर्सेस कन्वर्ट वाला। ConvertIS really helped me with, right? Because I was writing answers on a regular basis and getting them evaluated in the field. My GS score jumped from 384 marks in my previous attempt to 420 marks in this attempt. One of the most important reasons for me to improve on this was Convert IAS. I was a part of Convert IAS GS evaluation program. They helped me identify my mistakes and align my preparation with the demand of UPSC.
So I thank Convert IAS for that. Here, I would like to express my heartfelt gratitude to the Convert IS team. Quick evaluation as well as providing an affordable form of program has definitely helped in following my answer writing skills. After I was not able to clear my mains, I decided to enroll myself in Convert IS, really credible evaluators. देखो नेक्स्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है एवरीवन हु इज अबव द वोटिंग एज हैज द राइट टू वोट इफ ही और शी इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 18 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है, 18 ईयर्स और अबव। ओरिजिनली 21 ईयर्स थी, 61st अमेंडमेंट ने इसको 21 से वापस से 18 ईयर्स कर दिया। ओके, अब हु कैन वोट? फर्स्ट देखो कौन वोट कर सकता है, इंडियन सिटीजन 18 ईयर्स और अबव, रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल। ये आरपीए 1950 में इलेक्टोरल रोल जो है इसको बनाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं ओनली दे कैन वोट, हु कैन नॉट वोट, जिसको अनसाउंड माइंड बोल दिया गया है, दिमाग उतना सही नहीं है, बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, डिस्क्वालीफाइड अंडर आरपीए 1951। जो करप्ट प्रैक्टिसेस का क्लॉज है सेक्शन 8, उसमें अगर डिस्क्वालीफाई हो गया है आरपीए 1951 में तब भी नहीं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड कन्विक्टेड पर्सन्स इन जेल। इसमें एक डिबेट सामने आता है बार बार कि इफ द कन्विक्टेड पीपल आर नॉट अलाउड टू वोट, व्हाई आर दे अलाउड टू फाइट इलेक्शंस? तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाई आर दे अलाउड टू फाइट इन इलेक्शंस, और वेदर दे आर अलाउड और नॉट। पहले तो ये डाउट रिमूव कर दो, वेदर दे आर अलाउड और नॉट, और इफ दे आर अलाउड व्हाई दे आर अलाउड। पर्सन्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन वोट, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला है कि दे कैन वोट। नॉन रेसिडेंट इंडियंस दे कैन ऑल्सो वोट बट दे हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट। ठीक है, दे वे अर्लियर पोस्टल voting was an option that was kind of being thought about extending to NRIs. ECI was thinking that ठीक है इसको पोस्टल वोटिंग को एक्सटेंड कर देते हैं, बट नो इट वाज नॉट एक्सटेंडेड। अब इसका इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट कैसा फीचर है? फेडरल, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहेगा तो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, और इंटीग्रेटेड है तो उसमें एक टॉप टू डाउन अप्रोच है, जैसे सुप्रीम कोर्ट टॉप, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। तो ये किस तरह का इस फीचर हो गया? ये यूनिटरी फीचर हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेंटर के लेवल पे जो कोर्ट है इट इज द टॉप मोस्ट। ओके, अब देखो इंडिपेंडेंस के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट द इम्पीचमेंट प्रोसेस। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आर्टिकल 129 में इम्पीचमेंट का डिस्क्रिप्शन है, और इसका जो प्रोसीजर है इट इज डिफाइंड, इट इज गिवन अंडर द जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट। ओके, इंक्वायरी एक्ट। फिक्स सर्विस कंडीशन है, देयर सैलरीज एंड अलाउंसेज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट कैन नॉट वोट अपॉन देम। नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट इन जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, अदर पब्लिक सर्विसेज जैसे राज्यसभा की मेंबरशिप है, इलेक्शन लड़ना है, दे कैन डू। अपॉइंटमेंट प्रोसेस कोलिजियम मेथड है, सिस्टम है। 4 जजेस केसेस में ये इवॉल्व हुआ है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, आर्टिकल 13, 32, 136, 226, इनमें प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन इन लेजिस्लेचर, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन करते हैं किसके बीच में? जुडिशरी और लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो यूएसए में जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, जो कोर्ट सिस्टम है वहाँ के स्टेट कोर्ट्स जो है इंडिपेंडेंट हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट हियर देयर इज एन इंटीग्रेटेड मॉडल दैट वी फॉलो। फंडामेंटल राइट्स देखो पार्ट 3 के हैं, दे मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन स्टेट अ फेडरल स्टेट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर एक्सटेंडेड एट बोथ टू द सिटीजन्स हु इज स्ट्राइविंग फॉर हिज राइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है किसके अगेंस्ट ज्यादातर राइट दिए गए हैं? अगेंस्ट स्टेट, और इसमें स्टेट दोनों लेवल पे है, सेंटर और स्टेट के दोनों लेवल पे है, तो इस वजह से ये फेडरल फीचर हो गया। अब इसमें ये सारी चीजें हैं, बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, रिट जुरिस्डिक्शन यहाँ पे है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट पे, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट पे, और ये केवल सिटीजन्स के पास है एक्सेप्ट फ्यू राइट्स जैसे 14, 15, 19, 29, 30। ठीक है, इनके अलावा केवल ओनली एक्सटेंडेड टू सिटीजन्स। Okay, can be reasonably restricted. There is a clause of reasonable restriction in Article 19(2).
can be suspended during national emergency. They can be suspended during national emergency, except Article 20 and 21, which is detention. आप मतलब डिटेन नहीं कर सकते. आपकी जो कोई भी डिटेन्ड होता है उसके पास कुछ राइट्स होते हैं. आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ. जुडिशरी कैन इशू रिट्स. जुडिशरी कैन इशू रिट्स. ठीक है, ये वाली बात है. डीपीएसपी देखो क्या है, पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में है. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है. फंडामेंटल राइट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड डीपीएसपी टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. और नॉन जस्टिसेबल है. डीपीएसपी आर लाइक इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट. ये इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट के लिए. अब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, पार्ट 4A में है, ये तीनों एक लाइन में है, थर्ड फोर्थ है. और ये आर्टिकल 51 में A में है. इट वॉज नॉट प्रेजेंट ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज लेटर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अब ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. नॉन जस्टिसिएबल है, जस्ट लाइक डीपीएसपी. ये मॉरल ऑब्लिगेशंस के फॉर्म में इट सर्व्स और कैन बी इन्फोर्स इनडायरेक्टली. ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब अगर पहले से ही कोई लॉज अगर प्रेजेंट है तो दे कैन बी यूज टू इन्फोर्स. जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट इज यूज टू इन्फोर्स लाइक प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल फ्लैग. ठीक है, नेशनल फ्लैग का अगर डेसिक्रेशन हो रहा है, इट इज गेटिंग बर्न, सो यू कैन बी चार्ज अपॉन इट एंड इट इज ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी टू ऑनर आवर नेशनल फ्लैग. इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पे सेंटर जो पावर स्ट्रक्चर है इंटायरली सेंट्रलाइज्ड हो जाता है. 3 टाइम्स इमरजेंसी इंपोज हुई है. 62 चाइना वार, 1971 पाकिस्तान वॉर, 1975 to 77 ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रिजीम. 1965 के वॉर में इट वॉज नॉट इम्पोज बिकॉज इट वॉज गेटिंग कंटिन्यूड. 1962 वाला ही कंटिन्यू कर रहा था इंडिया पाकिस्तान के वॉर में. सिंगल इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है. स्टेट और सेंटर दोनों का इलेक्शन कंडक्ट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके बाद स्पेशल प्रोविजंस हमने रखे हैं शेड्यूल एरियाज और माइनॉरिटीज के लिए. ये कहाँ कहाँ रखे हैं? 5th और 6th शेड्यूल में. और माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29 और 30 में उनके सोशियो कल्चरल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं. सोशियो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को उनके हम प्रोटेक्ट करते हैं. मिक्सचर ऑफ सॉवरेनिटी एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी, ये सब चीज़ें हमें पता है. प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्टेट. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम प्रमोट करते हैं. अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म है, आप वो सब देख सकते हो. क्रिटिसिज्म दैट इज नॉट वेरी लाइक दिस इज काइंड ऑफ फॉर द मेंस. Some PYQs we can discuss. A constitutional government is one which places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority, places effective restrictions on the authority of state in the interest of individual liberty. देखो दोनों के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा restriction पुट कर रहे हैं. इसको आप देख लो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये, और ये इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन जो है ये स्टेट के ऊपर तो फंडामेंटल राइट्स पुट करते ही है. तो बोथ 1 and 2. अब इसके बाद डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट calls into activity the intelligence and character of ordinary men, the methods for strengthening executive leadership, a superior individual with dynamism and vision, a band of dedicated party workers. देखो ये इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन. ऑर्डिनरी मैन कैन बिकम your leader and it was not possible in earlier system which was monarchy. Only the royals can become leader. तो ये ऑर्डिनरी मैन और वुमेन आ सकते हैं, वो डेमोक्रेसी का ही है पार्ट. एक और देखते हैं. Which one of the following statement best reflects the chief purpose of the constitution of the country? It determines the objective for making of necessary laws. It enables the creation of political offices and a government. It defines and limits the power of the government. It secures social justice, social equality and social security. Chief purpose क्या है ये? इसमें से चीफ पर्पस, व्हाट इज द चीफ पर्पस? केवल सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी. देखो, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड ए गवर्नमेंट. ये कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस है. ठीक है, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. टिल देन स्टे ट्यून्ड, वर्क हार्ड, विल मीट अगेन. A very good evening to all of you. My name is Rishabh, and in today's video of Rapid Revision series, we are bringing you the discussion about the 3 important topics from your polity subject for your UPSC Prelims 2026.
Before diving into the video, let me give you a brief introduction for the viewers who are watching me for the very first time. I have appeared for all of my 6 UPSC CSC attempts, qualified all 6 prelims, and I have also appeared for 3 UPSC CSC interviews. So let's dive into the video. The first topic is going to be citizenship. Understand that citizenship is a legal status. Okay, it's a legal status of a person recognized under the law as being a member of a sovereign state entitling them to full civil and political rights. देखो, अगर सिटीजनशिप नहीं देंगे हम, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी होती है, ठीक है, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी क्या बोलती है, स्टेट और सिटीजन्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, उनके बीच में एक कह लो कि नेगोशिएशन है, लीगल नेगोशिएशन है, जिसमें सिटीजन जो है वो क्या करता है, अपनी पावर जो है इन्वेस्ट करता है स्टेट में, और स्टेट्स क्या करते हैं, राइट्स देते हैं, ठीक है। तो सिटीजन्स का जो स्टेटस है, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक स्टेट जो है वो राइट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट इज सिटीजनशिप ए लीगल स्टेटस। नाउ अब केवल राइट्स ही नहीं है, यू आर ऑल्सो ऑब्लिगेटेड टू डू सम ड्यूटीज, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, ड्यूटीज भी हैं, ठीक है। अब इसमें ये देख लो, सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव राइट्स, इट इज द राइट टू हैव राइट्स, विदाउट सिटीजनशिप योर मोस्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स विल बी नल एंड वॉइड। फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप में बात करते हैं, फुल मेंबरशिप है, सिटीजन इज ए फुल लीगल मेंबर ऑफ द स्टेट, कोई हाफ मेजर्स नहीं है कि पार्शियल मेंबर सिटीजन है, कह लो कि 1/2 सिटीजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ ए फुल मेंबरशिप। राइट्स एंड प्रिविलेजेस दोनों प्रेजेंट हैं, राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स प्लस ऑर्डिनरी राइट्स हैं, और प्रिविलेजेस जो हैं आपके वो जैसे कि राइट टू वोट है, जैसे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हैं, उसमें भी अगर पार्लियामेंटेरियन को अगर इलेक्ट होना है तो उसको भी सिटीजन होना पड़ता है, ओके। ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A पार्ट 4, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडिया में देखो डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे यूएस में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, उसमें बात करते हैं कि सेंटर मतलब फेडरल जो सिटीजनशिप है, एक सेंटर पे सिटीजनशिप है, एक वो है, और एक स्टेट्स की सिटीजनशिप है, या फिर पाकिस्तान जैसे एक कंट्री है तो उसमें 2 सिटीजनशिप आप ले सकते हो, एक पाकिस्तान की खुद की और एक दूसरे देश की, ठीक है। डिफेंडेड बाय लॉ, इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट बना है 1955 का, पार्लियामेंट ने बनाया है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, सिटीजनशिप के पे एक्ट जो है कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट। अब इसके लिए एक बात देखो, आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है, जो भी डिफरेंट क्लॉजेज हैं, प्रोविजंस हैं, वो आर्टिकल 5 से 11 में दिए हुए हैं। इसमें एक चीज देखो, मोबाइल इलेक्टोरेट एंड सिंगल फ्रेंचाइज, इसमें राइट टू वोट से कनेक्टेड है कि राइट टू वोट की पहली कंडीशन क्या है वोटर की, कि वो सिटीजन होना चाहिए, पर सिटीजन वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी पार्ट में इंडिया को हो सकता है, ही विल गेट द राइट टू वोट, ओके। और कॉमन पब्लिक सर्विसेज, ये रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल पोस्ट इज ओपन टू ऑल, फॉस्टरिंग अ पैन इंडियन करियर। अब इसमें एक्सेप्शंस देख लो कौन कौन से हैं, जैसे आर्टिकल 16(3) में एक्सेप्शन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकल रेसिडेंसी, इसमें पार्लियामेंट में रिक्वायर ए मिनिमम पीरियड ऑफ लोकल रेसिडेंस फॉर अपॉइंटमेंट्स टू स्टेट और म्युनिसिपल पोस्ट। प्लीज डू अंडरस्टैंड, आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, पब्लिक जॉब्स की हम बात करते हैं, पब्लिक सर्विसेज की, और इसमें एक क्लॉज दिया गया है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, एक और क्लॉज दिया गया है, रेस, कास्ट, रिलीजन, इस तरह की तो है ही, यहाँ पे रेसिडेंस का भी दिया हुआ है, बट इसको वायलेट करने का भी आर्टिकल 16(3) में दिया हुआ कि इफ पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉज, पार्लियामेंट ने अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया तो रेसिडेंसी के बेस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, नॉट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नॉट सेमी पब्लिक, इट इज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट यू आर गोइंग टू गेट सम स्पेशल रिजर्वेशन और सम स्पेशल बेनिफिट्स। जैसे कि तेलंगाना का एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जिसने इंसर्ट कर दिया था आर्टिकल 371D, जिसमें मैंडेट्स लोकल रेसिडेंस फॉर सर्टेन जॉब्स इन तेलंगाना। घबराइए मत, ये लेवल C, ये आपकी क्लास C और D की जॉब्स होती हैं, ठीक है, क्लास C और D की जॉब्स होती हैं। इसी को एक्सटेंड करने की बात हुई है अभी कुछ स्टेट्स में, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जहाँ की इसी को एक्सटेंड करने की बात वो कर रहे हैं प्राइवेट जॉब्स में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एरियाज की बात करें तो ट्राइबल एरियाज देखो, शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा है, मे बी रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ टू सेफगार्ड लोकल कस्टम्स, लैंड राइट्स एंड कल्चर।
याद करो मुंडा रिबिलियन। मुंडा रिबिलियन में आउटसाइडर के लिए एक टर्म उन्होंने लिखा था, क्योंकि आउटसाइडर आके क्या कर रहे थे, लैंड कब्जा कर ले रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलके जमींदार बन के वहां पे लैंड कब्जा कर ले रहे थे और ट्राइबल्स को रिमूव कर दे रहे थे, वहां से लैंड डिस्प्लेसमेंट कर दे रहे थे। तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कल्चरल एंड लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है शेड्यूल 5 एंड 6 एरियाज में। आउटसाइडर के लिए टर्म यूज किया जाता था दीकूस, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 19(5) में आपके पास जो राइट टू मूवमेंट एंड परमानेंट डोमिसाइल का है, सेटल होने का है, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें प्री 2019, यहाँ भी परमानेंट डोमिसाइल नहीं था, बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019 और रिमूवल ऑफ आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A का भी रिमूवल हो गया, उससे क्या हुआ कि आपके पास परमानेंट डोमिसाइल का राइट्स हो गया, ठीक है। हु बिकेम सिटीजन्स ऑन 26 जनवरी 1950, ये इस तरह करके कुछ चीज़ें दी हुई है। एक बात ध्यान दो, ये सारी चीज़ें 4 आर्टिकल्स में कवर हैं, आर्टिकल 5 to 8, बट एट दिस पॉइंट ऑफ मूवमेंट जब सिटीजनशिप एक्ट आ जाता है 1955 का, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेटरी हो जाती है सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू। ये 1950 में जब पार्टीशन के टाइम पे डिस्प्लेसमेंट चल रहा था, इधर से उधर लोग जा रहे थे, उधर से आ रहे थे, तो यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे आर्टिकल्स रखे गए थे। एक बार ब्रीफली स्किम कर लेते हैं। आर्टिकल 5 डील्स विद डोमिसाइल इंडियंस, जो कि यहाँ पे परमानेंट लीगल होम जिनका पहले से है, दे हैव नॉट माइग्रेटेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स और दे आर गोइंग टू माइग्रेट एनीवेयर एल्स। अब इसमें देखो आर्टिकल 6 की बात करते हैं। अर्ली पाकिस्तान माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, जो कि 19 जुलाई 1948 के पहले आए हैं, मतलब आपका पार्टीशन हुआ है, आपका इंडिपेंडेंस मिली है उसके करीब करीब 1 साल के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 7 में कौन है, जो पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस आ गए, जो 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950 तक वो पाकिस्तान जाके वापस आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 8 में किसकी बात होती है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन अब्रॉड, जो कि PIO जिनको हम बोलते हैं। अब इसमें ओवरसीज इंडियंस की बात कर रही है, की जा रही है आर्टिकल 8 में, कि उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है, या तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स वेर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, या तो उनके पेरेंट्स जो हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ लाइक इंडिया, देन ऑल्सो दे कैन गेट द सिटीजनशिप। इसके बाद इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है, जस्ट सोली एंड जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट जो है USA में है। यहाँ पे बात होती है कि यू बिकम अ सिटीजन बाय बीइंग बोर्न ऑन ए कंट्रीज टेरिटरी रिगार्डलेस ऑफ योर पेरेंट्स नेशनलिटी। इंडिया के केस में क्या है कि योर पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स शुड बी इंडियन नेशनल, पर US के केस में बोथ ऑफ योर पेरेंट्स कैन बी माइग्रेंट्स, और अगर आपका वहाँ पे बर्थ होता है तो यू आर गोइंग टू बी ए US सिटीजन, ठीक है। US वेलकम्स अ लॉट ऑफ माइग्रेंट्स, गेट्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द माइग्रेंट्स, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया इज ऑलरेडी अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। तो यहाँ पे होता क्या है कि इफ़ यू आर बॉर्न रिगार्डलेस ऑफ योर पेरेंट्स नेशनलिटी, यू आर गोइंग टू बी US सिटीजन। इंडिया के केस में क्या है, जस्ट सैंग्विनिस में मीन्स यू बिकम अ सिटीजन थ्रू योर ब्लड लाइन इफ वन और बोथ ऑफ योर पेरेंट्स आर सिटीजन्स, यू इनहेरिट द नेशनलिटी। अगर वन और बोथ हैं तो यू आर गोइंग टू बी अ नेशनल। आर्टिकल 9 देखो किसकी बात कर रहा है, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। अगर कोई किसी पर्सन 1 ने मान लो कि इंडिया का सिटीजन है, उसने एक्वायर कर लिया, कह लो कि UAE की सिटीजनशिप, अगर उसने एक्वायर कर ली तो उस केस में उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। अब इसका लेजिस्लेटिव बैकअप कहाँ पे है, प्रोविजन कहाँ पे दिया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में प्रोसीजरल फ्रेमवर्क दिया हुआ है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बहुत सी चीज़ें दी हुई है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि 5 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिलती हैं। On the basis of 5 grounds, you are going to get the citizenship. And what are those 5 grounds that I call burden? What is burden? First is birth. Second is incorporation of foreign territories. मैंने बोला था कच्चा थीवी को कल इंडिया मिला ले तो कच्चा थीवी पर अगर कोई पॉपुलेशन रह रही है तो दे आर गोइंग टू बी सिटीजन्स इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स टू मेक देम सिटीजन्स, ठीक है। अगर इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट पार्लियामेंट, नॉट लोकसभा, नॉट राज्यसभा, नॉट एनी कोर्ट, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर डिसाइड करती है कि दे आर गोइंग टू बी सिटीजन्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के केस में, तो दे आर गोइंग टू बी सिटीजन्स। आर क्या है, रजिस्ट्रेशन, यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड टू बी ए सिटीजन। देखो रजिस्ट्रेशन का मतलब एक बार समझो यहाँ पे कि ये पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ही है ज़्यादातर, या फिर उसके उनके चिल्ड्रन हैं जो कि
कुछ समय से यहाँ पे रह रहे हैं और उनके पास ओसीआई कार्ड भी है, ठीक है। तो एक दो बोलते हैं ना टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे एक फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हो चुका है उनका, उसके बाद उनको रजिस्टर किया जा रहा है। अब देखो इसमें डी क्या है, डिसेंट, जब आपके कोई पेरेंट में से वन और बोथ आर गोइंग टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, और आप यहाँ पे ठीक है, आपके पेरेंट जो हैं वो इंडियन सिटीजन हैं, तो यू आर गोइंग टू बी ए इंडियन सिटीजन। इसके बाद लास्ट वन इज नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है? नेचुरलाइजेशन इज काइंड ऑफ ए इकोलॉजिकल टर्म हियर बीइंग यूज्ड इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि यू आर लिविंग इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड नाउ सिंस यू हैव लिव्ड इन इंडिया यू नो द लैंग्वेज ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ 8 शेड्यूल्स, ठीक है। इस तरह के आपको लैंग्वेजेस पता है क्योंकि, ठीक है, ड्यूरिंग प्रीवियस 14 ईयर्स यू हैव रिसाइडेड और सर्व्ड इन इंडिया 11 ईयर्स, ठीक है। गुड करेक्टर, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ 8 शेड्यूल लैंग्वेज, तो इस तरह के केस में यू आर गोइंग टू बी गेट नेचुरलाइज्ड एंड यू आर गोइंग टू गेट सिटीजनशिप। अंडरस्टैंड, आवर प्रेसिडेंट इन केस ऑफ इंडिया कैन बी बोथ बाय बर्थ सिटीजन एंड ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर इंडिया ने फॉरेन टेरिटरी को ऑक्युपाई करता है इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज पर्सन हु विल बी सिटीजन फ्रॉम द नोटिफाइड डेट। ओके, जैसे एग्जांपल क्या है, पुदुचेरी, 1962 में पुदुचेरी वाज एक्वायर्ड फ्रॉम फ्रेंच एंड इट वाज द सिटीजन गॉट द सिटीजन, द पुदुचेरी रेसिडेंट्स गॉट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। स्पेशल प्रोविजंस क्या है, आसाम अकॉर्ड के हिसाब से है। आसाम अकॉर्ड जो है आसाम की स्टूडेंट यूनियन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम के बीच साइन हुआ था, जिसमें 2 क्लॉजेज हैं। देखो, दिस इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द बंगाली इमिग्रेंट्स, ठीक है। जो बंगाली इमिग्रेंट्स इंडिया आ रहे हैं ना, जो बंगाली इमिग्रेंट्स इंडिया आ रहे हैं उनके लिए ये बना हुआ है। जो अराइव दोज हु हैव अराइव्ड ऑन द डेट ऑफ 1 जनवरी बिफोर 1 जनवरी 1966 फ्रॉम बांग्लादेश एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट दे आर गोइंग टू गेट सिटीजनशिप, ठीक है। उसके बाद जो आए हैं 1971 तक, तो 24 मार्च 1971 तक, उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। जब एक बार रजिस्टर हो गए तो दे बिकम सिटीजन्स 10 ईयर आफ्टर डिटेक्शन, ठीक है। 10 साल के बाद रजिस्टर करने के बाद दे आर गोइंग टू बी अ सिटीजन। एंजॉयज फुल राइट एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स ड्यूरिंग द 10 ईयर विंडो। वोटिंग राइट्स को छोड़ के सारे राइट्स उनको सिटीजनशिप जो एक सिटीजन को मिलते हैं सब मिले रहते हैं। 10 साल बाद वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। CA 2019, ये देखो, ये उन माइनॉरिटीज के लिए है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन माइग्रेंट्स। इनको क्यों रिलीजियस माइनॉरिटीज नेबरिंग कंट्रीज की बात की जा रही है यहाँ पे? देखो, नेबरिंग कंट्रीज की बात यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि दीज नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट, पहली बात तो सेक्युलर नहीं है, दे आर नॉट सेक्युलर कंट्रीज। सेकेंड वन इज देयर इज रिलीजियस परसिक्यूशन, proven religious persecution of the minorities, and the minorities, if they want to come to India, their citizenship status is expedited। ऐसा नहीं है कि उनको सिटीजनशिप ऐसे दे दी जा रही है, उसको एक्सेलरेट कर दिया जा रहा है। कैसे एक्सेलरेट कर रहे हैं? जो पहले 11 ईयर्स का प्रोसेस था ना रेसिडेंस रिक्वायरमेंट का आपके सिटीजनशिप में, यहाँ पे 11 ईयर्स का प्रोसेस था, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस 14 ईयर्स रिसाइडेड सर्व्ड इन इंडिया 11 ईयर्स, उसको ही रिड्यूस करके 5 ईयर्स कर दिया गया है, ठीक है। उसी को रिड्यूस करके 5 ईयर्स कर दिया गया है, पर ये ट्राइबल एरियाज के लिए अलाउड नहीं है, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे जो ऑटोनॉमस आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहाँ पे अलाउड नहीं है अंदर 6 शेड्यूल, और जहाँ जहाँ पे इनर लाइन परमिट है। अब इनर लाइन परमिट कौन से स्टेट्स में है, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इन विच स्टेट्स इनर लाइन परमिट इज एप्लीकेबल। लॉस ऑफ सिटीजनशिप के 3 तरीके हैं। पहला क्या है, रिनंसिएशन। इफ यू रिनाउंस योर सिटीजनशिप अब वॉलंटरीली, यू आर रिनाउंसिंग योर सिटीजनशिप वॉलंटरीली, ठीक है, आप अपनी स्वेच्छा से सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दे रहे हो। सेकंड, योर सिटीजनशिप गेट्स ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड इफ यू टेक अप द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लोगे तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। इसके अलावा डेप्रीवेशन, जब इंडिया के आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम कंटिन्यूसली करते हो तो आपको डिप्राइव किया जा सकता है, जैसे सिटीजनशिप ऑब्टेन बाय फ्रॉड, डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अनलॉफुल ट्रेड कम्युनिकेशन कर रहे हो आप
स्पाई का काम कर रहे हो पाकिस्तान के लिए, इम्प्रिजनमेंट ग्रेटर देन 2 ईयर्स, आप 5 साल के अंदर ही आपको सिटीजनशिप मान लो अभी मिली है, 5 साल से भी कम हुए और आपको 2 साल से ज़्यादा की जेल हो गई, ठीक है, और इंडिया से 7 साल से ज़्यादा आप लगातार बाहर प्रेजेंट हो, तो वहाँ भी केस में आप डिप्राइव हो जाओगे सिटीजनशिप से, ठीक है। सिटीजनशिप में इतना ही है। इसके बाद आवर नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी या DPSP, Directive Principles for State Policy. Let me move forward with it. नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। देखो बोरोड कहाँ से है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेयर मेंशन्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसी को रिसेंबल करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, ये नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। दीज आर जस्ट गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट फॉर द जुडिशरी बट दे आर नॉन जस्टिशिएबल। अंबेडकर एंड ऑस्टिन का इसके ऊपर यह है कि सोल कंसिस्टेंसी एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसको बताया जाता है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड DPSP जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ओके। उसके बाद फीचर्स आप देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस है, पॉलिसी डायरेक्टिव्स हैं। आर्टिकल 36 में स्टेट जब मेंशन करता है तो आर्टिकल 37 में बोलता है कि ये फंक्शनिंग के लिए, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए इट इज मस्ट, सो इट इज अ गाइडलाइन। नॉन जस्टिशिएबल है, यू कैन नॉट, दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। वेलफेयर स्टेट मैंडेट है, इट सेट्स अप अ मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट, ओके। कॉम्प्लीमेंट टू फंडामेंटल राइट्स है, दे आर नॉट कंपीटिंग विद द फंडामेंटल राइट्स, दे आर जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग इट। मतलब साथ में जो है इंडिया में सिटीजन्स को राइट्स भी प्रोवाइड कराते हैं और स्टेट को गाइड भी करते हैं कि सिटीजन्स के कैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स, कैसे लाइफ को इंप्रूव किया जाए। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर का कोई बेसिक फीचर यहाँ पे वॉयलेट होता है DPSP के अमेंडमेंट से, सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैज ऑल द पावर टू स्ट्राइक इट डाउन, ठीक है। डायरेक्टिव नॉट मैंडेटरी, मॉरल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, इट इज नॉट अ मैंडेटरी, इट डज नॉट हैव एनी मैंडेटरी अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव इंस्पिरेशन है, मैनी ऑफ द एक्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसे कि DPSP, जैसे मनरेगा है, आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क की बात होती है, तो मनरेगा जो है आपका इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 45 में बात होती है आपके चिल्ड्रन की प्राइमरी एजुकेशन की, जहाँ पे राइट टू एजुकेशन वहीं से इंस्पायर्ड है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट द न्यूट्रिशनल केयर्स, ओके, सो दैट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम इट। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें दी हैं, देखो आर्टिकल 37, प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन द मेकिंग ऑफ लॉज। देखो स्टेट के ऊपर एक काइंड ऑफ मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लगाया जा रहा है कि दिस इज योर ड्यूटी, बट इज दिस ड्यूटी मैंडेटरी? आंसर इज नो। आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। देखो जो भी DPSP जैसे पार्ट 4 में है और फंडामेंटल राइट्स क्या है अपने पार्ट 3 में है, तो पार्ट 3 का जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12 और पार्ट 4 का जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, दोनों में पहले स्टेट को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। वंस द स्टेट इज डिफाइंड देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs। क्लासिफिकेशन ऑफ DPSPs की बात की जाए तो दिस इज अंडरस्टैंड, दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, this is not present in constitution, this is something which is grown due to the political thinkers। अब इनको 3 फॉर्म में क्लासिफाई किया जा रहा है। फर्स्ट इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, इनका फोकस जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे है, दैट बर्डन एंड बेनिफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो भी आपके स्टेट से जो भी बर्डन और बेनिफिट आपको मिल रहा है सबका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है, रिक्वायर्स एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन, दीज आर नेगेटिव, नॉट नेगेटिव इंटरवेंशंस, दीज आर पॉजिटिव इंटरवेंशंस, मींस स्टेट को ये प्रमोट कर रहे हैं। नेगेटिव क्या होते हैं, स्टेट के ऊपर कुछ इंपोज कर रहे होते हैं। 38 किसकी बात करता है, सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, जो कि कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रियम्बल में, ठीक है। 39 में ये सारी बात हो रही है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इसी के लिए मनरेगा है। equitable distribution of community resources, prevention of wealth concentration, equal pay for equal work,
इसके लिए इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट भी लाया गया था, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट भी लाया गया था 1976 का। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अब्यूज, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके लिए पोषण अभियान लेकर आया है, पोषण 2.0। अब देखो 39A इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये 42nd अमेंडमेंट, जहां भी ए देख लो ना, या ए बी इस तरह का देख लो, दीज आर एडेड बाई अमेंडमेंट्स। ओके, सो 42nd अमेंडमेंट हैज ब्रॉट दिस 39th जिस यहाँ पे फ्री एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है टू द पुअर। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जिनको प्रोवाइड की जाती है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 प्रीलिम्स, व्हाट आर दोज पीपल। उसमें से 6-7 ऑप्शंस दिए हुए थे, तो ये कैटेगरी प्लीज डू स्टडी, हु आर दीज पीपल। ठीक है, और इफ यू ऑलरेडी नो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो यहीं इसी को फुलफिल करने के लिए आपके पास लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आता है 1987 का, जिसके अंडर नालसा का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप बोलते हो लोक अदालत का फॉर्मेशन होता है। यहीं से लोक अदालत का फॉर्मेशन होता है, थॉट प्रोसेस यहीं से है। 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी भत्ते की बात करता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात करता है, ओल्ड एज में पेंशन की बात करता है, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी के केस में इट इज टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। 42nd में जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क की बात करता है, मतलब वर्किंग कंडीशन, वर्क कल्चर शुड बी जस्ट एंड ह्यूमेन, इट शुड नॉट बी सम काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर। 43rd is talking about living wage. देखो there is a difference between like minimum wage and living wage. Minimum wage पे क्या करता है, you barely survive. Living wage पे you can have all the basic amenities yourself. Okay. 43rd A again added by 42nd Constitution Amendment, workers participation in management of industries. देखो 1976 के समय पे क्या बात चल रही है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट की बात चल रही है, गरीबी हटाओ की बात चल रही है। ठीक है, PSUs जो हैं वो ढेर सारे हैं, अभी हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है, प्लीज डू रिमेंबर द टाइम लाइन। तो वहाँ पे जो भी ज़्यादातर अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, इट इज़ फोकसिंग अपॉन गरीबी पॉवर्टी से रिलेटेड सारी बात हो रही है। एंड दिस इज ऑल्सो वन थिंग वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द वर्कर्स इन द पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। 47 टॉक्स अबाउट द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इसी के लिए NFS से एक्ट बना है आपका 2013 का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब गांधीयन प्रिंसिपल जो है, इट टॉक्स अबाउट द ग्राम स्वराज, इट टॉक्स अबाउट सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, लाइक बीफ कंजम्पशन, इस सब की बात चल रही है। आर्टिकल 40 इज वेरी इंपॉर्टेंट, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन की, इसी से इंस्पायर्ड होके 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है वो लाया गया, स्पेशली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 43B इट वॉज लेटर एडेड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 97th अमेंडमेंट, इट टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, वॉलंटरी फॉर्मेशन के अंडर में इसको आना चाहिए। 46 इसकी बात करता है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। इसी का यूज करके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने EWS जो कोटा है उसको जस्टिफाई किया है कि आर्टिकल 46 में जो अदर वीकर सेक्शंस हैं उसमें हम वी आर टॉकिंग अबाउट द EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। हालांकि यहाँ पे कहीं भी हाँ ओके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ओके। आर्टिकल 47 में किसकी बात हुई है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। आर्टिकल 47 के सेकंड में किसकी बात हुई है, ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो गांधी जी ने क्लियरली कहा था कि लाइक लिकर इज ए वेरी फॉरेन थिंग फॉर मास कंजम्पशन इन इंडिया। ये मास कंजम्पशन के लिए लिकर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, ऑल्दो वी यूज टू ऑल्सो कंज्यूम आवर ओन लिकर, बट इट वॉज नॉट दैट वी यूज टू डू इट ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो गांधी जी टॉक्ड अबाउट बैनिंग दीज लिकर एंड विच यू कैन सी इन द बिहार गवर्नमेंट ने किया हुआ है। ठीक है, लिकर को बैन। 48 में बात क्या हो रही है, ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइंस। तो एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट नॉट रेस्ट्रिक्टिंग एग्रीकल्चर टू ओनली क्रॉप कल्टीवेशन। तो एनिमल हस्बेंड्री रहेगा तो सप्लीमेंट्री इनकम रहेगी। 43rd केस की बात कर रहा है, सिक्योरिंग ए लिविंग एज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, पीछे पढ़ लिया था। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बेस पे जो DPSP हैं, लिबरल इज टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल राइट्स। लिबरल ऑलवेज टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल राइट्स। इसमें देखो आर्टिकल 44 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये UCC की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हमारे पास पहले से क्या है, UCRC है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, तो UCC सिविल कोड की भी बात यहाँ पे चलती है। 45th जो है इसमें 45th आर्टिकल में 86th अमेंडमेंट
के द्वारा वाया द 86 अमेंडमेंट वी हैव ब्रॉट सम चेंज, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। देखो यहाँ पे 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए राइट टू मतलब चाइल्डहुड केयर ECCE प्रोवाइड किया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद 6 से 14 के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री है। ये फ्री है, कहाँ पे फ्री है, कहाँ पे फ्री है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में फ्री है, प्लस ये राइट टू एजुकेशन जो आइडेंटिफाई किया गया है आर्टिकल 21A में, वहाँ पे भी। ठीक है 48A किसकी बात करता है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। देखो 1976 में जोड़ा गया है। ये कब की बात हो रही है, ये 1976 की बात हो रही है जब आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन हो चुका है। ठीक है, जब आपका इस 1970s में इन्वायरमेंट रिलेटेड कन्वेंशन हो चुका है, तो हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ा जागी और उन्होंने बोला कि भाई प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49th में क्या बात हो रही है, मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसके लिए हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट एंड आर्कियोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए एक्ट भी है 1958 का। आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। किसकी किसकी सेपरेशन ऑफ पावर की, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, और किस तरह के एग्जीक्यूटिव हैं, पब्लिक सर्विसेज, मतलब IAS PCS जो हैं उनके, और जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनके बीच के, सॉरी, और जो आपके जुडिशरी उनके बीच के सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है। देखो अर्लियर जो CRPC 1973 के पहले, CRPC 1973 के पहले many of the civil judgments were taken place by the like magistrate के पास पावर थी, he used to give the judgments in some land related cases और civil cases। तो उसको जो है CRPC 1973 के बाद से that was removed। ठीक है, it entirely became a court directive। इसी के बाद जो है you also see the rise in the number of pendency of cases in the court। Article 51 talks about international peace and security। ठीक है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। अब न्यू DPSP जो जोड़े गए हैं वो यहाँ पे एक एक करके बताए गए हैं। देखो 44th अमेंडमेंट ने 38(2) जोड़ा था, जिसने बात की थी द स्टेट इन पर्टिकुलर शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इनकम, एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी को इसने फंडामेंटल राइट से रिमूव करके कहाँ डाल दिया था, लीगल राइट बना दिया था। ठीक है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, पर लीगल राइट के अंदर में इसको बोलते हैं, आर्टिकल 300A में आता है। अब 86 अमेंडमेंट ने, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अमेंडमेंट्स की। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP, ये मेन से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे देख लेते हैं प्रेजेंट पोजीशन क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं जस्टिसिएबल हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल है। DPSP स्कोप क्या है, ये निगेटिव ड्यूटीज़ है, स्टेट के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, और ये पॉजिटिव ड्यूटीज़ हैं, स्टेट से कहता है कि आप जो है और अच्छा काम कीजिए। एम क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन इस्टेब्लिश करता है, DPSP। लीगल स्टेटस क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल, ये मॉरली एंड पॉलिटिकली बाइंडिंग है बट नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। इन्फोर्समेंट कैसे इसका होता है फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 32 टू 26, क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है DPSP, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। फोकस इसका इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डिग्निटी का है, इसको कम्युनिटी वेलफेयर का DPSP का। अमेंडेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं लेकिन नॉट बियॉन्ड द बेसिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली आपके जो DPSP हैं उनको भी अमेंड किया जा सकता है। जुडिशियल रोल की बात किया जाए तो गार्डियन एंड इंटरप्रेटर जो है यहाँ पे जुडिशरी काम करती है फंडामेंटल राइट्स का, और DPSP के केस में इंटरप्रेटर तो है बट इन्फोर्सर नहीं है। ठीक है, अब DPSP प्रेजेंट आउटसाइड पार्ट 4 की बात करो तो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 335 है पार्ट 16 में। ये किसकी बात करता है, आर्टिकल 335 ये बात करता है अपॉइंटमेंट्स टू यूनियन और स्टेट सर्विसेज, क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट कंसिस्टेंट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात करता है, ऐसा हमको मतलब रिजर्वेशन इतना रखना है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। आर्टिकल 350A पार्ट 17 क्या बोलता है, ये बोलता है मदर टंग की बात करता है। ठीक है, सी एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू बी टॉट, राइट टू गेट एजुकेशन इन हिज और हर ओन मदर टंग। ठीक है, इससे क्या है, चाइल्ड बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा आर्टिकल 351 किसकी बात करता है, प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
India's composite culture. देखो India has linguistic diversity. इंडिया में more than 121 languages have more than 10,000 speakers as per census 2011. But still इंडिया में जो है वो linguistic diversity के अलावा एक हमको चाहिए होती है lingua franca जिसको बोलते हैं. What is lingua franca? ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच में एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि दोनों स्पीकर जानते हैं. ये ले लो, स्पीकर 1 है, स्पीकर 2 है. ये दोनों जो है ये लैंग्वेज एल जान रहे हैं अगर, तो ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे आई नो हिंदी, यू डोंट नो हिंदी, यू नो लेट अस से तेलुगु एंड वी बोथ नो इंग्लिश. तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? लिंगुआ फ्रांका. पर यहाँ इंडिया केस में आर्टिकल 351 जो है वो टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग हिंदी एज द लिंगुआ फ्रांका. ओके, डीपीएसपी इज ओवर. फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं. इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. प्लीज डू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. 26 जनवरी 1950 को फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्रेजेंट. ठीक है, और कौन ऐड किया था? किसके रिकमेंडेशन पे? स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे उसको ऐड किया गया था. ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से. ओके, अब पार्ट 4A आर्टिकल 51A. देखो ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A में. और कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में. ठीक है, इसके बाद पहले ओनली 10 ड्यूटीज थी. 11th ड्यूटी जो है 86th अमेंडमेंट ने ऐड की थी. ठीक है, 86th अमेंडमेंट ने 11th ड्यूटी को ऐड किया था. ये केवल सिटीजन्स ओनली के लिए है. प्लीज डू अंडरस्टैंड, राइट्स तो देखो नॉन सिटीजन्स के लिए भी कुछ एक्सटेंड किए गए, बट ड्यूटीज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ए नॉन सिटीजन टू बिहेव इन ए सर्टेन वे एज अ सिटीजन. दस आप नॉन सिटीजन से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि आप उसको राइट्स दे नहीं रहे हो, तो उससे आप ड्यूटीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? पर्पस देखो, बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, दोनों को बैलेंस कर रहा है. नेशन बिल्डिंग और सिविक डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें आपको पता है. फीचर देखो क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकता, जस्ट लाइक डीपीएसपी के तरह नॉन जस्टिसिएबल है. मॉरल और सिविल ऑब्लिगेशन, चलो ये पता ही है. एक्टिव सिटीजनशिप को प्रमोट करता है. सिटीजनशिप आर ऑफ 2 टाइप्स, पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव में क्या है? केवल आपको राइट्स मिलने हैं, यू आर नॉट फुलफिलिंग योर ड्यूटीज. एक्टिव में क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर स्टेट आपको राइट्स एक्सटेंड कर रहा है, तो आप भी स्टेट की तरफ यू आर ऑल्सो ओब्लाइज टू फुलफिल सम ड्यूटीज टुवर्ड्स द स्टेट. ओके, कोर्ट्स के लिए एड करता है. जजेस में यूज ड्यूटीज टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स एंड टेस्ट रीजनेबलनेस. इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चलो ठीक है. लिस्ट ऑफ द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी आपको पता है. इसमें देखो पहली वाली नेशनल फ्लैग और एंथम की बात करती है, जिसमें आपको आइडियल्स उनको रिस्पेक्ट करना है. इसके अलावा नोबल आइडियाज की बात है, ये सब है. इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रमोट करना, ये सब अपहोल्ड एंड प्रमोट, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट. तो अगर पूछा जाए कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात जो है कहाँ कहाँ मेंशन है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कहाँ कहाँ मेंशन है, तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों में मेंशनड है. फंडामेंटल राइट्स में कंफ्यूज में हो जाना कि आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करके तो उसमें इंक्लूड कर दिया गया, बट पार्लियामेंट हैज़ नॉट इंक्लूडेड, ओनली द कोर्ट हैज़ इंक्लूडेड. डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये सब आपको पता है. ये देख लो, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये कब कब बात की जा रही है? जैसे कोई मान लो प्रोटेस्ट चल रहा हो, ठीक है, तो प्रोटेस्ट अगर वायलेंट की तरफ टर्न हो रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू लाइक टॉर्च द व्हीकल्स, यू आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक एसेट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, ये सब आपको पता है. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन. अब देखो डीपीएसपी में क्या बात हुई थी 45 आर्टिकल में कि बिफोर 6 years एज के आपको क्या देना है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. लेकिन 6 to 14 के लिए अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन क्रिएट करनी है, और इसी के लिए राइट टू एजुकेशन 2009 का आया था. बाकी ये ऐड कैसे किया गया है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. ओके, अब इसमें देखो नॉन जस्टिसिएबल आपको पता ही है. जैसे आर्टिकल 32 और 226 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को क्या बनाते हैं? आप कोर्ट जा सकते हो, जस्टिसिएबल है. बट इन केस ऑफ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर नॉन जस्टिसिएबल. लेजिस्लेटिव सैंक्शन पॉसिबल है. ठीक है, पार्लियामेंट में कन्वर्ट ए ड्यूटी इनटू अ ऑफेंस और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. पार्लियामेंट के पास पहले से ही डायरेक्टिव है कि इसको एक लॉ बना दो, तो बना देगा. जुडिशियल यूज की बात करें, सब पता है आपको. एग्जाम्पल्स
एग्जाम्पल स्टैट्यूट कौन कौन से हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, इसमें नेशनल फ्लैग के प्रिवेंशन के ऑनर को प्रिवेंट करने की बात है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट वाला जो आपका क्लॉज था फंडामेंटल ड्यूटी का वो है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसमें सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये आपको पता ही है। डीपीएसपी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी चैप्टर ओवर हुआ। इसमें कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ बाय द एंड। 42nd अमेंडमेंट ने इसको डाला है। 1976 के शुरू में 10 ही ड्यूटीज़ थी, 11th ड्यूटी जो है वो ऐड की गई है 86th अमेंडमेंट ने, ठीक है। इसके अलावा नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कोर्ट आप नहीं जा सकते, ओनली सिटीजन्स के लिए एक्सटेंड की गई हैं, ठीक है। और इसको लाया कब गया था, स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेयर विल डिस्कस मोर टॉपिक्स फ्रॉम योर पॉलिटी themes. Till then, take care. Bye bye. Keep grinding. Keep working.